बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इमरान खान आजकल बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और इन जलसों में एक नारा बहुत पॉपुलर है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्या इस नारे का नई हुकूमत पर कोई असर पड़ रहा है? क्या नई हुकूमत इस नारे का कोई दबाव महसूस कर रही है? इस पर बात करेंगे। एक तरफ इमरान खान के जलसों में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा लग रहा है और दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हमरा शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा किया और इस दौरे में वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी उनके हमरा थे। तो ये जो जलसे हैं इनका नई हुकूमत पे क्या इम्पैक्ट है और आज वज़ीर-ए-आज़म ने और आर्मी चीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा क्यों किया, तो इस पर आज हम बात करेंगे वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के साथ। ख्वाजा साहब, ये बताएं सबसे पहले कि ये जो इमरान खान साहब के जलसे हैं, इन जलसों में जो नारा लग रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कोई दबाव आपको महसूस हो रहा है? नहीं, कथित तौर पे नहीं है दबाव मीर साहब। ये जलसे इन्होंने 2013 में भी अच्छे बड़े भरपूर जलसे किए थे और 2013 का इलेक्शन का रिज़ल्ट आपके सामने है। जलसे पे ज़रूर आते हैं लोग, जलसे पे लोग अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम के भी जलसों पे बड़ी दुनिया जाती थी, लेकिन वोट जो है वो पाकिस्तान को मिला था। वो अताउल्लाह तो शाह आपके ख्याल में इमरान खान आज के अताउल्लाह शाह बुखारी हैं? नहीं, मैं अताउल्लाह शाह बुखारी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, आप भी जानते हैं। हाँ, मैं भी नहीं, जानता हूँ। लेकिन ये बात ये तो बंदा द्रोह गो है, ये नौसरबाजी नहीं, करता लेकिन है। तारीखी एतबार से ये बात आपकी जो है वो उसको जांचने की ज़रूरत है कि अताउल्लाह शाह बुखारी साहब के जलसे बहुत बड़े होते थे लेकिन वोट नहीं मिलते थे। वोट नहीं मिलते थे। हाँ, वोट कायदे-आज़म को मिलते थे। वोट कायदे आज़म को मिलते थे। अच्छा, अब तो आपको कोई दबाव महसूस नहीं हो कथित रहा? तौर पे कोई दबाव लेकिन ये तो आप माने ना कि जो अल्हम्दुलिल्लाह। गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है इमरान खान का, उसका कोई अभी तक आपको ठोस जवाब नहीं दे सके। देखें, मैं मीर साहब जवाब क्या, वो कल दो वाक़यात हुए हैं। एक तो वो डेलीगेशन आई हुई थी अमेरिका से, उनकी एक इल्हान उमर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की मेंबर है, उनके साथ कुछ और अमरीकी ओहदेदार भी थे। वो इमरान खान साहब को भी मिले हैं और प्रेसिडेंट साहब जो इमरान खान साहब के लगाए हुए प्रेसिडेंट साहब उनको भी मिले हैं। और इमरान खान साहब ने अगर याद होगा तो आज से महीना डेढ़ महीना पहले कहा था कि ये अपोजिशन वाले क्यों मिलते हैं और अमेरिका इनको क्यों मिलता है, हमारे पास सारी रिपोर्ट है कि फ़लाँ मिला फ़लाँ मिला। और कुछ सहाफ़ियों का भी कहा कि वो भी मिलते हैं। तो ये डेढ़ महीने पहले इनको ऑब्जेक्शन थी इस चीज़ पे, अब वो मिल रहे हैं उनको। ना सिर्फ वो मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट भी मिल रहे हैं, वो भी उनकी पार्टी के हैं। उनका कभी पेट ख़राब हो जाता है कोई हल्फ के मामले पे, कभी उनको बुखार हो जाता है हल्फ के मामले पे। वो अपने में ओहदे की भी तौहीन कर रहे हैं जिस ओहदे पे फ़ायज़ हैं। खैर, मेरा मतलब अपने अपने हर बंदे की अपनी अपनी औकात होती है, तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है उनको किन ओहदे पे फ़ायज़ कर दे। दूसरी जो बात जो कल की है वो फवाद चौधरी साहब ने की है। उन्होंने कहा जी हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात की ख़राबी की वजह से निकाला गया। आपको मेरा ख्याल है आपकी नज़र से गुजरा होगा। और उन्होंने दो दफ़ा रिपीट किया है। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे तल्लुकात अगर ख़राब ना होते तो हम आज हुकूमत में होते। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बाद जो है ये लेटर गेट, ये ख़त, ये केबल, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सारे का सारा जो है पोल खुल गया है कि ये जिस तरह वो क्या किया उन्होंने, अमर बिल मारूफ की कभी एक नारा लगाया था, वो तहलील हो गया फ़िज़ा तो में। आपके ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त कहा है? मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब अंदरून खाना शख्स हैं उनके, तो उन्होंने जो बात कही होगी वो किसी इल्म के बना पे कही कि मैं कौन होता हूँ उस पर कमेंट करने वाला। अच्छा, अब ये बताएं कि जब से आपकी काबीना सामने आई है, आपके अलावा दीगर वुज़रा ने हलफ वगैरह उठाया, तो एक उम्मीद थी कि इससे बड़ी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उसके बाद से डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, इसकी क्या वजह? नहीं, वो ऊपर भी गई है और इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में कोई स्टेबिलिटी के आसार पैदा होंगे। वो गया है मिफ्ता इस्माइल गए हैं IMF को मिलने, कोई जो भी उनसे बातचीत होगी उसका डेफिनेटली कोई असर जो है हमारी इकोनॉमी पे होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि
हमें अच्छा रिस्पांस जो है अपने दोस्त ममालिक से मिल रहा है और हमें उम्मीद है, और कल जो ब्रीफिंग हुई है कैबिनेट को, हमारी जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो वाकई गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। खंडराज छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने 4 साल में जो है 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया हमारी इकोनॉमी का। हमने पब्लिश भी किया है कि ओपनिंग बैलेंस क्या थे, हमने क्या छोड़ा था और इनके ओपनिंग बैलेंस क्या थे, और अब इनके क्लोजिंग बैलेंस क्या है और हमारे ओपनिंग बैलेंस क्या है। तमाम फिगर्स हमने दी हैं उसमें, वो बड़ी क्लैरिटी से के बताते हैं कि इन्होंने क्या हशर किया है 3.5। स्वाय अपोजिशन के पीछे, अपोजिशन को गालियाँ देने के, एक बंदा ऑब्सेस्ड जो है वो क्या किया जाए, मैं इस तरह के शख्स जो है बदकिस्मती होती है कौम की जब वो मुसल्लत हो जाए, गलत फ़ैसले हो जाएं। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी चीज़ का दबाव हो या किसी की चीज़ का कोई प्रेशर। अच्छा, लेकिन हम कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं कि जिससे लगता है कि हुकूमत के अंदर जो फैसला साजी है उसमें प्रॉपर मशावरत नहीं हो रही। तारिक फातमी साहब को मुआवने खुसूसी लगाया गया फॉरेन अफेयर्स का, थोड़ी देर बाद उनको वहाँ से वापस बुला लिया गया। नहीं, मेरा ख्याल है उन्हें मामले खुसूसी में जो मेरा इल्म है, मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है उनको मामले खुसूसी लगाया गया है, उनको महकमा को नहीं दिया गया। पहले सुना यही था कि उनको फॉरेन अफेयर्स में लगाया गया, फिर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया तो उनको वापस बुला लिया गया। मेरा ख्याल है कि वैसे भी वहाँ पे मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, तो ये ट्रिप्लिकेट जो है वैसे भी मुनासिब नहीं। तो आपके ख्याल में उनको मुआवने खुसूसी ही लगाया गया? जी, मुआवने खुसूसी लगाया, मेरा है वो गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, अब आपको ये नहीं लग रहा कि जिस तरह कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब थे तो इसलिए हमारी हुकूमत चलेगी, तो अब वही फवाद चौधरी साहब के आप बयानात देखें, ट्वीट्स देखें, तो वो नई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी कोई इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी आसान बात नहीं है, इख्तलाफात हमें भी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं माजी के अंदर जो है। वो उन्होंने आपकी को पुरानी को 2006 की मैंने तकरीरें की हुई हैं, बिल्कुल की हैं। उस वक्त एक फ़ौजी आमिर था तो मैंने तकरीरें की हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तकरीरें की हुई हैं, मैंने जो मिलिट्री इंटरवेंशन के ख़िलाफ़ तकरीरें की हैं, और मेरा आज भी इस बात पे बिल्कुल बड़ा कवी यकीन है, मेरा ईमान है कि तमाम अदारे जो हैं, तमाम अदारे जिसमें फ़ौज भी शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वो पाकिस्तान की बका इसी में है कि वो सारे के सारे अदारे जो है अपने अपने आइनी हदूद और क़यूद में रहें। तो वो मेरी तकरीरें उन्हीं पे बेस्ड है। वो बेशक जो मर्ज़ी कहते रहें, मैं अगर उनको मेरे डिफेंस मिनिस्टर होने पे एतराज़ है तो जमहूरी हक़ है, उनको ज़रूर एतराज़ करें। अब मेरे बयानात कोट करना चाहते हैं तो मैं कौन सा अपने बयानात से मुकर रहा हूँ? अच्छा, आप अपने बयानात पे कायम है पिछले? देखिए, मैं एक असूली बात करता हूँ कि कोई अदारा जो है ना, वो जो आइन में लिखा हुआ है उससे तजावज़ करके दूसरे अदारे की हदूद में ना करें। जनरल मुशर्रफ ने कू किया हुआ था, 8-9 साल 10 साल वो हुक्मरान रहे। हम उनकी अपोजिशन थे, हमारा हक बनता था, वो सियासत में हिस्सा ले रहे थे यूनिफॉर्म पहन के, वो एक सियासी ओहदे के ऊपर फायज थे, तो हमारा हक बनता था उन पर क्रिटिसाइज़ करने का, और हमने किया, भरपूर किया। ठीक है, अब ये बताएं कि ये जो बिलावल साहब की मुलाकात हो रही है लंदन में नवाज शरीफ साहब से, बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं मैं उनको मुबारकबाद देने जा रहा हूँ, लेकिन लोगों को यहाँ पे पता है कि अभी तक बहुत से जो ओहदे हैं उनकी अभी तक तकसीम पे कुछ बातचीत चल रही है। तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये सारी सिलवटें दूर हो जाएंगी। जहाँ पे इतनी पार्टियों की कोलिशन बने, वहाँ पे इख्तलाफात इस किस्म के मंजर आम पे आने या उभरने जो है वो बड़ी एक फितरी सी बात है। कोई हम जो है एक पार्टी के परचम तले तो नहीं है ना, हम 10, 11, 12 पार्टियाँ जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता ये डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी। 8-10 दिन की बात है। कल मीटिंग भी हो गई है, हमारी काबीना की मीटिंग भी हो गई है, उसमें एक बड़ी अच्छी फ़िज़ा थी, एक वॉर कैबिनेट की सूरत हाल थी वहाँ पे कि हमने एक जंगी काबीना या माशी जंग लड़नी है, हमने अपनी माशी हालात बेहतर करने हैं और इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे। हमें पूरी उम्मीद है, कम से कम ये जो स्लाइड डाउनवर्ड्स जो है इसको ज़रूर हम रोक लेंगे। लेकिन उस दिन आपने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मसाइल का हल फॉर इलेक्शन है।
मैं अब भी ये मेंटेन करता हूँ कि इलेक्शन जो है जितनी भी जल्दी कोलिशन करवा ले वो बेहतर होगा। आवाम जो है जो फैसला करती हैं, खल्क़ खुदा के फ़ैसले जो है ना, अगर वो इंडिपेंडेंटली बगैर इंटरफेरेंस के उनको करने दिया जाए तो मेरा ख्याल है वो गलत नहीं होते जो है। इस पर ज़रा असद उमर साहब की एक बात सुन लेते हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। मईशत के फैसले जो हैं वो कैसे होंगे जब लोगों को ये नहीं पता कि ये हुकूमत जो है वो हफ्तों चलेगी कि महीने चलेगी। अब वो IMF ने मुतालबे शुरू कर दिए हैं कि अवाम को जो इमरान खान ने रिलीफ दी थी उस रिलीफ को ख़त्म किया जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारी है, अगर ये वाकई में मुल्क का दर्द रखती है तो इस गैर यकीनी सूरत हाल में उनको पता है कि ना ये मईशत संभाली जा सकती है, ना ये मुल्क संभाला जा सकता है। कोई गैर जमहूरी अगर आप रास्ता जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहते और जमहूरियत को मजबूत करना चाहते, इलेक्शन इसका वाहिद हल है। तो आपकी और असद उमर की राय तो बिल्कुल एक है। देखिए, मैं इलेक्शन के बारे में सियासतदानों को कभी भी उससे एहतराज़ जो है ना नहीं करना चाहिए, और ख़ुसूसन लेकिन एक मौका हमें मिला है और हम अगर इसको परफॉर्म कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई क्राइसिस होती है तो उसमें इलेक्शन उसका हल ज़रूर होता है। अगर असद उमर और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ये सारे के सारे कह रहे हैं फौरी इलेक्शन कराओ, फौरी इलेक्शन कराओ, इसका मतलब तो ये ये है खुद क्यों नहीं इलेक्शन करा दिया इन्होंने जब ये हुकूमत में थे? अगर फौरी इलेक्शन ही हाल असेंबली तो तोड़ी थी ना। नहीं, असेंबली उन्होंने तोड़ी तो उस वक्त तोड़ी जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने मूव कर दिया। उससे पहले इनके पास ये जो ओपिनियन दे रहे हैं, ये क्यों नहीं इन्होंने इलेक्शन करवाए पहले? ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन क्यों नहीं करवाए? आपको ये नहीं लगता कि इस वक्त उनको बड़ा यकीन है कि अगर इलेक्शन होगा तो हम स्वीप कर जाएंगे? सही, ये 2013 में भी इनको गलतफहमी थी। ये लाहौर से जो है वो तकरीबन 6 सीटें ले रहे थे, इनको एक भी ना मिली। इलेक्शन हुए 2013 में, जो 2013 में भी इनके बहुत बड़े जलसे थे। मेरा ख्याल है कि अब तो बड़ा बैगेज है इमरान खान साहब के पास, वो खासा बैगेज कैरी कर रहे हैं, महंगाई का बैगेज कर रहे हैं। लेकिन लोग भूल गए ना, महंगाई IMF सब भूल गए। जब वो पर्ची डालेंगे याद रखेंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा, हाँ, याद रखेंगे। लेकिन आप भी जरा सुने ना, आपने जो IMF के बारे में आपने क्या कहा था, सुने जी। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खाई साहब, इमरान खान ने पाकिस्तान को बेच दिया। मैं बिल्कुल इसको मेंटेन करता हूं। जो मैंने बात की वो सही बात की। मैं आज भी समझता हूं कि जो इन्होंने एग्रीमेंट किया स्टेट बैंक के बारे में और दूसरे एग्रीमेंट किए वो गलत किए, बिल्कुल गलत किए। स्टेट बैंक का जो लॉ है मैं समझता हूँ आज भी उसको रिवर्स करना चाहिए। मैं इस तो आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहेंगे कि इसको रिवर्स करें? जी बिल्कुल कहूँगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके, जो IMF के साथ जो मुआहदा किया उसको रिवर्स करें। नहीं, IMF हमारे स्टेट बैंक देखें, IMF के वो IMF की वजह से मेरी बात सुने, IMF का मुआहदा हमने पहले भी किया हुआ था। सागडार साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने वो मुआहदा पूरा किया और उनसे जान भी छुड़ाई। अब दोबारा हम उनके चंगल में फंसे हुए हैं ना इस वक्त, IMF के चंगल में। अब हमने वहां से निकलना है। हाँ। लेकिन जो इन्होंने मुआहदा किया, मैंने उसके ऊपर ये अल्फाज इस्तेमाल किए और मैं उन अल्फाज पे बिल्कुल कायम हूँ। अच्छा, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक जो है सॉवरेंटी जो है वो इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ की। ये इन लोगों ने जो है, IMF एक ऐसा अदारा है जिसके ऊपर अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है। जी बिल्कुल ठीक है। आप थे ना, उनके शेयर जो है सबसे ज़्यादा उनकी दुनिया में उनके शेयर्स हैं IMF के अंदर। उनके आगे हमारी जो सॉवरेंटी है या हमारी खुद मुख्तारी है इमरान खान ने बेची। हमारा जो बैंक ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमारे हाथ से निकल के इस वक्त IMF में चला गया हुआ है। हम इसको ज़रूर रिवर्स करेंगे, ज़रूर रिवर्स करेंगे इन चीज़ों को जो है। और पाकिस्तान की जो माशी खुद मुख्तारी है उसको री एस्टेब्लिश करेंगे और स्टेट बैंक का जो कंट्रोल है मॉनेटरी पॉलिसी में उसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्रोल होना चाहिए। स्टेट बैंक का गवर्नर वो रिटायर हो रहा है। रिटायर हो रहे हैं? हाँ। रजा बाकर साहब रिटायर हो जाएंगे, उनको आप दोबारा रिटेन नहीं करेंगे? नहीं रिटेन करेंगे। अच्छा, अब खाई साहब ये बताएं कि आप गए थे वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ के साथ शुमाली वज़ीरिस्तान गए, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या अभी भी पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, मगरबी सरहदें और मशरकी सरहदें, थ्रेट एक ही जैसा या बदल चुका है?
ये सिचुएशन जो है मीर साहब पहले से इम्प्रूव्ड है, खासी जो है इम्प्रूव हुई हुई है सिचुएशन। हमें वहाँ पे जो हमारे नए अजला शामिल हुए हैं केपी में, वो उनको इंटेग्रेट करने का मामला जो है ना, वो अभी पूरी तरह इंटेग्रेट कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तो हो गए हुए हैं, लेकिन वो इकनॉमिकली इंटेग्रेट नहीं हुए, सोशली इंटेग्रेट नहीं हुए, फिर ये एजुकेशन के लिहाज से, सेहत के लिहाज से वो इंटेग्रेट नहीं हुए। उनका इंटेग्रेट करना जो है ना बहुत बड़ा एक काम है, और वो एक दफ़ा इंटेग्रेट हो जाएं तो ये हमारी सरहदें जो है ख़ुद ब खुद जो है वो महफूज हो जाएंगी। लोगों को जब एहसास हो जाएगा कि हम पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा हैं और हमें पाकिस्तान के बाकी इलाकों की तरह जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, और हमें सेहत और जो है तालीम की सहूलतें हैं। उनका आज मेन डिमांड जो है जिरगे में मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने डिमांड जो है यूनिवर्सिटी की है, हॉस्पिटल की है, स्कूलों की है, बच्चियों के स्कूलों की है। ये मेन उनकी ये डिमांड्स। वो जो पिछले दिनों अफगानिस्तान में जो IDPs पे बमबारी हुई है उसका जिक्र नहीं हुआ? उसका जिक्र जो है उधर उन्होंने जिरगे में उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमें सिक्योरिटी ब्रीफिंग जो है उन्होंने दिया। लेकिन आप हिसाब लगाएं कि हमारी कितनी जो है इसमें कुर्बानियों की इन्वेस्टमेंट है, कि जो कोर है पेशावर बेस, जो हमारी कोर है, उसमें इस दहशतगर्दी की जंग जो हमने लड़ी है उसमें 5,100 बच्चे शहीद हुए हैं फ़ौजी। जो हमारे वहाँ पे मेज़बान थे, हमारे यूनिट जो डिव जो है मीरन शाह में, उनके 1200 बच्चे वहाँ पे शहीद हुए हैं। यानी तो ये हमारी हज़ारों शहादतें हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तो हमारी जंग ही नहीं थी, ये अमेरिका की जंग थी। देखें, हमने जंग जो है वो जंग किस तरह हमारे गले में पड़ी, ये तो बात जो है कहीं 79 में शुरू हुई या 80 में, लेकिन आप इसको ओन करते हैं कि जंग अब हमारी है। देखें, अब तो ये जंग हमारी कभी भी नहीं थी। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ये जंग जो है हमने अमेरिका की जंग लड़ी, लेकिन दहशतगर्दी जब हमारी दहलीज से अंदर आ गई जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, जब हमने दोबारा 9/11 के बाद जिसमें शमूलियत इख्तियार की, तो वो तो हमारे कूचा और बाज़ारों में जंग आ गई ना। फिर जो है उस जंग को वाइंड अप करते करते जो है ये हमारे बच्चे जो है, ये फ़ौजी जवान जो है, ऑफिसर्स जो हैं, ये परसों तरसों भी शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लगातार शहादतें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हमारी एक कुर्बानियों की दास्तान है, खुसूसन वो तो जो इमरान खान साहब ने अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत के बारे में जो पॉलिसी बनाई थी, वही पॉलिसी चलेगी या कोई नई पॉलिसी बनाएंगे आप? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त जो हुकूमत वहाँ पे है, अगर वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है एक हमसाये की हैसियत से, TTP को वो नहीं शेल्टर देते, तो या TT को नहीं इनकरेज करते, या उनकी सरजमीन से हमारे पूरे अटैक नहीं होते, तो हम बड़े अच्छे हमसायों की तरह, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों बरादर मुल्क हैं, हम रह सकते हैं। लेकिन जब तक वहाँ पे TTP बैठी हुई है और वहाँ से हमले हो रहे हैं, तो वो तो, और हमारे नौजवान जो है, फ़ौजी जो हैं, वो शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक ये बहुत बड़ी रुकावट है काबुल और इस्लामाबाद में ताल्लुकात की जो है नॉर्मल लाने में जो कोशिशें हैं, वो ये बहुत बड़ी रुकावट है। आखिर में ये बताएं कि नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी मुमकिन है और कब तक मुमकिन है? ये मुमकिन ज़रूर है। मैं तो असेंबली के फ्लोर पे कहता रहूँ कि मेरा लीडर आएगा, वापस आएगा, और इंशाल्लाह ताला आएगा, लेकिन वो मुनासिब वक्त का जो है वो इसका मुनासिब वक्त क्या हो सकता है आपके ख्याल में? इस पर कोई पार्टी में कोई बातचीत नहीं हुई मीर साहब अभी तक जो है, कोई उनका टाइम जो है, जो लोग कह रहे हैं कि वो ईद के बाद आएंगे, वो सही नहीं कह रहे? चले, ईद तो कल की बात है, ये 10-12 दिन में ईद आने वाली है, बड़ी खुशी की बात है अगर ईद के फ़ौरन बाद आ जाए। मैं तो, लेकिन पार्टी में अभी इसमें कोई बातचीत नहीं हुई। पार्टी में इसमें कोई बात नहीं हुई। ये फैसला डेफिनेटली पार्टी करेगी कि मियाँ साहब का आने का मुनासिब वक्त क्या है, लेकिन अगर वो आ जाएँ तो मैं ज़ाती तौर पर मुझे बड़ी खुशी होगी कि वो ईद के फ़ौरन बाद आ जाएँ, और उनके आने से जो है वो
बड़ी तकवीत पहुंचेगी। बड़ी मुस्कुराहट फैल गई है आपके चेहरे पे। नहीं, वाकई मुस्कुराहट फैली है। मुझे खुशी है आपने जो मुझे बात बताई है कि ईद के बाद वो आ रहे हैं। आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड, आपके कुछ लोगों ने कहा। नहीं, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड साथी हैं। नहीं भाई साहब, आपके कुछ लोगों ने कहा है। नहीं, अगर वो उन मेरे कुछ लोगों को जो पता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे आपके ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है ना इन्फॉर्मेशन में डाल दिया। आपको पता है कि कल हमारे शो में इनके एक साथी वफाकी वजीर हैं, उन्होंने क्या कहा था। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। इमरान खान जलसे पे जलसा कर रहे हैं और नई हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहे हैं। नई हुकूमत कोई दबाव महसूस कर रही है या नहीं कर रही, इस पे अब बात करेंगे वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं इमरान खान साहब जलसे पे जलसा कर रहे हैं और लाहौर में भी आज वो जलसा कर रहे हैं। तो ये जो इमरान खान के जलसे हैं, तो इनका जवाब नई हुकूमत जलसों से देगी या कोई और तरीका है आपके पास जवाब देने का? आप कोई दबाव तो नहीं महसूस कर रहे? हामिद मीर खान, मसला ये है कि जलसों पे जलसा हम नहीं खेलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि डिलीवर करें। पहले खान साहब जो जलसे कर रहे हैं उनमें कम से कम ये अखलाकी जुर्रत उनको होनी चाहिए कि गालियाँ देना या कोई थ्रेट्स देने के बजाय वो अपनी 3.5-4 साल की परफॉर्मेंस आवाम को बताए कि मैंने 2018 से लेके 2022 तक क्या कुछ किया इस मुल्क के लिए, गरीबों के लिए। घर कितने बनाए, नौकरियां कितने दी, प्रोजेक्ट्स कितने बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ठीक किया, मैशियत को कैसे बेहतर किया, प्राइसेस को कैसे कंट्रोल किया, डॉलर को कैसे कम किया। कम से कम ये तो बता देना पब्लिक को। बाकी ये बताना, कभी बताना कि ये बैरूनी ताकतों ने मुझे हटाया है, और कभी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हम पे नाराज़ थी, उन लोगों ने हटाया है। तो एक बात, एक बयानिया लोगों को बता दे कि मुझे बैरूनी ताकतों ने हटाया है या इस्टेब्लिशमेंट ने हटाया है। चलो हमारी बात न करे कि अवाम ने हटाया है, बाकी जलसे है, जलसे उसका हक है, करे, और ये उनका पॉलिटिकल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। शाह साहब ये बताएं कि अब अगर बिलावल साहब जो हैं वो लंदन जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अगर IMF से मुज़ाकरात करने हैं तो बरास्ता लंदन जाएंगे, पहले नवाज शरीफ साहब को मिलेंगे, फिर वो वाशिंगटन जाएंगे। तो इमरान खान का जो नैरेटिव है बैरूनी साजिश का, उसको कुछ ना कुछ तो तकवीत मिलती है, और उनका जो नारा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो अगर सारे फैसले जो हैं वो लंदन में ही होने हैं तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान का जो बयानिया है उसको तकवीत मिल रही है? उसका बयानिया ये नहीं है, वो हमें क्लब कर रहा है अमेरिका से कि अमेरिका ने मुझ पे नाराज़गी दिखाई, ख़त लिखा और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र भी किया। वो बना रहा है बयानिया, जबकि हम आप पर्सनली जानते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की लड़ाई कम से कम 1 साल से चल रही थी विद इन PDM, कि हम ये चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइनी तरीका अख्तियार किया जाए जी। और वाकई PDM की जमातें इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, मगर पीपल्स पार्टी ने ये प्रूव करके दिखाया कि हमने हमेशा आइन की पासदारी की है, जमहूरियत की बात की है और आवाम की ताकत की बात की है। तो हम वो ही रास्ता लेंगे जो पाकिस्तान के आइन के अंदर दिया गया है किसी भी हुकूमत को तब्दील करने में। मगर जिस तरीके से PTI की हुकूमत ने आइन की धज्जियाँ उड़ाई, आइन के ख़िलाफ़ जो एक्शंस किए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया। आपने ये भी देखा होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदालत ने
सज़ा दी 1 मिनट की और नवाज़ शरीफ को एक्शन लिया पानामा पे, तो आप बताएं कि किसी ने इतनी चीख पुकार की, किसी ने लड़ाई की, किसी ने शोर किया, कहा कि ठीक है जी अभी दूसरा प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। क्योंकि हम बिलीव करते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे और कानून पे, हमें उनके लिए इज़्ज़त भी है, एहतराम भी है। और यही वजह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जलसे जुलूस से डी चौक इस्तेमाल नहीं किया, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च किया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल के पीछे वापस चले गए। आपने कहा कि तो ये होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आपने कहा कि आप जलसों का जवाब जलसों से नहीं देंगे, आप डिलीवर करेंगे। तो कल आपकी नई काबीना का इजलास भी हो गया है, तो कोई उस इजलास में कोई फैसला हुआ है कि हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है, कौन सा आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो सबसे पहले हल करना है? खान साहब, ये मैं खामखा की बात नहीं कर रहा। जब वहाँ बात हुई इकोनॉमी की, मैशियत की और टोटल ब्रीफिंग हुई, तो कम से कम मेरे जैसे बंदे के रंगूटे भी खड़े हो गए कि ये क्या होगा, ये तो कुछ नहीं है इस मुल्क में। तो जो इंटरेस्ट रेट 1 रुपया था जी, वो अब 2 रुपये भरने पड़ रहे हैं जी। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की मैशियत को भी नुकसान हुआ इन कर्ज़ों से। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और मैशियत को इस हद तक संभाला दिया जाए कि आवाम कम से कम सुख का सांस ले सकें। शाह साहब, ये जो लोड शेडिंग का मसला है ये बहुत तंग कर रहा है लोगों को। जाहिर है ये मसला तो इमरान खान साहब की हुकूमत में पैदा हुआ है, लेकिन कोई आपने इस बारे में कोई आपकी हुकूमत ने गौर फिक्र किया है कि इस मसले को हल करना जो है वो हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है? मैं समझता हूँ कि जितने इशूज़ हैं वो सब टॉप 1 प्रायोरिटी के हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको कहें कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 है, ये प्रायोरिटी नंबर 2 है। जिस इशू को उठाते हैं वो नंबर प्रायोरिटी 1 पे आता है। तो अभी भी बिजली जो है वो मौजूद है, 35,000 मेगावाट बिजली मौजूद है, मगर गलत फैसलों की वजह से ये बिजली के बहरान आए हैं। अभी LNG का जब शाहिद खाकान ने पहली मर्तबा, तो नवीद कमर ने जो एग्रीमेंट किया था वो 6 पे 5.5 पे था डॉलर पे LNG का, और जब शाहिद खाकान ने 20 साल का या 15 साल का कतर से किया, जिसमें लोगों ने ऑब्जेक्शंस भी किए, जिन लोगों ने चीख पुकार भी की कि बड़ी करप्शन हुई है, बड़ा कुछ हो गया है, तो वो अगर आज नहीं होती, $6.5 की LNG नहीं होती, तो हमारे यहाँ ये समझ लो कि 70% लोड शेडिंग होती, 30% बिजली जलती। आज भी वही पुराने फैसले जो थे वही काम आ रहे हैं। आज LNG का जो रेट है वो $30 का है। इन लोगों ने लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, इस वजह से जो डीजल पे फंड्स, ऑयल पे कारखाने चल रहे हैं, पैसा नहीं है कि आप वो उस पर चला सकें। बिजली मौजूद है, गैस पाइपलाइन जो ईरान से थी, और बेहतरीन प्रोजेक्ट आसफली जरदारी ने साइन किया था जो 2 साल के अंदर कंप्लीट होता, तो आज शायद हम इस सूरत हाल में नहीं होते। कम से कम लोड शेडिंग नहीं होती, गैस की लोड शेडिंग भी नहीं होती। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम 2 रुपए की गैस देते हैं यूरिया के लिए, 2 रुपए की, अंदाज़ा कर लो, अंदाज़न हम 2 रुपए की दे रहे हैं, इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं। इनके हुकूमत में वो यूरिया जो 2 रुपए पाकिस्तान के अवाम की सब्सिडी दे रहे हैं, वो स्मगलिंग हो रहा है, और इतना स्मगलिंग हो रहा है कि पाकिस्तान के किसानों को नहीं मिलता है, जो आपको पता है कि अब भी शॉर्ट फॉल है यूरिया का। तो उस पर भी हमें तवज्जो देनी है कि जो सब्सिडी मिले वो पाकिस्तान के किसान को मिले। अच्छा शाह साहब, ये इनके इतने फॉल्ट हैं जी। सिर्फ शाह साहब, ये सारी बातें हमने सुनी है, तोशा खाना भी हम रोज़ सुन रहे हैं, ये भी सुन रहे हैं कि जी इनका जो हेलीकॉप्टर है बनीगाला से वज़ीर आज़म ऑफिस तक आता था, 98 करोड़ रुपया उस पर लग गया। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इस वक्त जो नई हुकूमत है, अवाम उससे सुनना चाह रहे हैं कोई अच्छी खबर, कोई हमें अच्छी खबर भी सुनाए। जो इमरान खान के दौरे हुकूमत की बुरी खबरें हैं, ठीक है वो भी आप सुनाए, लेकिन इसके साथ कोई अच्छी खबर भी तो सुननी चाहिए ना हमें।
देखिए, नेचुरली लोग तरस रहे हैं कि नई हुकूमत आई है, कुछ न कुछ परफॉर्मेंस करेगी, मगर वो परफॉर्मेंस जो है वो आई वाश है इस वक्त। मिसाल आटा है, हम 550 रुपये का था, 400 कर दिया है। ये टेम्पररी रिलीफ है। ठीक है। हमें रिलीफ तब कायम होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा जब हम प्रैक्टिकली कुछ करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी हुकूमत को एक दिन भी नहीं हुआ है कैबिनेट को आए हुए, मगर हम सब उस जोश और खरोश से आगे बढ़ रहे हैं कि कुछ न कुछ जो नहीं है उससे बेहतर है कुछ करके दिखाएं। कुछ तो ये हमारी कोशिश है, दुआ करें कि हम कामयाब जाएं। शाह साहब, मेरे कुछ सवाल अभी बाकी हैं, मेरा एक छोटा सा ब्रेक लेना है और मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। खुर्शीद शाह साहब, आपने ब्रेक से पहले कहा कि अभी तो हुकूमत आई है और इसको कुछ दिन चाहिए। यकीनन आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है, क्या इसके अंदर के अपने हालात ठीक हैं? ये जो बिलावल साहब की जो मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ, क्या इसका मकसद कुछ ओहदों पर बारगेनिंग करना है? सुना है कि जी पीपल्स पार्टी चाहती है कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी हमें मिल जाए, सदर मुमलकत का ओहदा भी हमें मिल जाए। तो क्या अभी तक ओहदों की तकसीम पे इख्तलाफात चल रहे हैं? देखिए, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ और गलत बयानी से काम कभी नहीं लूँगा, न लिया है कभी, आप जानते हैं जी। ओहदों पे कोई लड़ाई नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मीटिंग है, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो एक पार्टी के हेड है और वो उसको अपने कायद मानते हैं। तो चेयरमैन ने कहा कि मैं एक 1-to-1 4 साल हो गए हैं मीटिंग कर लूँ, इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी है पाकिस्तान की, तो बेहतर है कि मैं नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो कायद है उनसे बात करूं और आगे बढ़ने की और कुछ चीज़ें हैं जो हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि COD का भी रिवाइवल हो और COD से जो इस मुल्क को फ़ायदा हुआ वो तो आम आदमी नहीं जानता, मगर आप जैसे ज़ीरक लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो हम COD का भी रिवाइवल चाहते हैं, हम आगे भी बेहतर तरीके से चलना चाहते हैं और नई इलेक्शंस पे हम जल्दी जाना चाहते हैं, उस पर भी कुछ बातें करनी है, यहाँ भी बातें होंगी। तो नेचुरली जो कायद से बातें होती है वो फाइनल होती है। तो शहबाज शरीफ साहब से भी जो बातें हुई है और बहुत ही पॉजिटिव बातें हुई है और हम मिल के चलना चाहते हैं, मिल के इस मुल्क के लोगों को मसाइल से हल करना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं, क्योंकि इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं होगा कि मुल्क की सबसे बड़ी जमातें एक प्लेटफार्म पे है और उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम जो प्रॉब्लम्स रियासत को आए हैं इस पिछले 4.25 साल में, हम उन मसाइल से इस रियासत को निकालें और एक ऐसी गवर्नेंस दें जो डिलीवर करे और प्रॉपर वे में आवाम तक वो जो उनके मसाइल है उनका हल निकाल के दें। शाह साहब, आप भी कह रहे हैं कि नया इलेक्शन जो है उस पर बात हो रही है, ख्वाजा आसिफ साहब भी हमें यही कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होना चाहिए, असद उमर साहब भी यही बात कर रहे हैं, इमरान खान भी कह रहा है कि जल्दी इलेक्शन करवाओ। तो अगर हुकूमत और अपोजिशन जो है वो समझते हैं कि नए इलेक्शन ही इस मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल का हल हैं, तो फिर आप नए इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? देखें, हमारा तो मकसद यही है कि नई इलेक्शन जल्दी कराएं, रिफॉर्म्स करें, लेजिस्लेशन करें, उसके बाद नई इलेक्शन में जाएं। जहाँ तक इमरान खान की पार्टी का कहना है नई इलेक्शन, वो तो कहते हैं कि आखिरी दिन भी हम इस हुकूमत का लेंगे, आखिरी दिन हम कोई नई इलेक्शन नहीं कराएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, आखिरी बाल तक भी इमरान खान लड़ेगा। वो तो इसलिए अब नई इलेक्शन की बात कर रहे हैं जब उनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, उनका वो खुद होते तो इलेक्शन की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। आप आई थिंक कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आपके प्रोग्राम में उन लोगों ने काफ़ी मरतबा इस बात को दोहराया था कि हम आखिरी बाल तक भी खेलेंगे। चले वो आखिरी बाल तक खेले, क्या खेलते हैं ये मुझे पता नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं कि बेहतर लेजिस्लेशन कर लें और उसके बाद इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन जो जीत के आए हुकूमत करें। अच्छा, आखिरी सवाल शाह साहब, आपका मैंडेट लेके आए। आखिरी सवाल ये है कि आपने
इमरान खान की हुकूमत के दौरान तकरीबन 25 महीने नैब की हिरासत में गुजारे, और आपके अलावा भी जो मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के बहुत से जो रहनुमा हैं उनको नैब के ज़रिए विक्टिमाइज़ किया गया। राना सनाउल्लाह साहब पे तो ड्रग का केस बनाया, हनीफ बासी पे भी एफेड्रीन का केस बना दिया गया। तो इमरान खान ने अपने सियासी मुखालफिन पर बहुत से मुकदमे बनाए। अब आपकी हुकूमत आई है तो क्या आप भी इमरान खान के साथ वही करेंगे जो इमरान खान आपके साथ कर रहे थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम कोई नैब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नैब के कानून, नैब को ख़त्म नहीं करेंगे। नैब के कानून में तब्दीली ज़रूर लाएंगे, और वो तब्दीली भी वो होगी जिसको आइन की सपोर्ट हासिल होगी। आइन के तहत और कानून के तहत इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे। जो मुजरिम होगा साबित हो जाएगा तब पकड़ेंगे, वरना पकड़ धकड़ की सियासत पे हम यकीन नहीं रखते। इससे मैशियत तबाह होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, और कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं लोग। और सियासी जमातों की लड़ाइयों से सबसे बड़ा सफ़र जो है वो पब्लिक करती है, आवाम करते हैं और रियासत करती है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम किस तरीके से भी इंतकामी सियासत न करें, हम एहतसाबी सियासत करें। एहतसाब उसका करें जिसने इस मुल्क को तबाह किया। जैसे अभी तोशाखाना की बात की, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने तोशाखाना का केस 3.5 साल पहले कोर्ट में दाखिल किया। वो अभी तक चल रहा है कि तोशाखाने से ये गाड़ियाँ ले गए, जबकि वो सारी पेमेंट हो गई, सब कुछ हुआ, कोई ऐसी चीज़ रही हुई नहीं। मगर अब तो 120 चीज़ें जो उनको मिली या तोशाखाना में पड़ी थी वो उठा के ले गए और जाके बेची। कहते हैं हम 50% पे लिया है, 20% पे लिया है, और 20% भी वो जो कास्ट बनवाई गई जी, ये नहीं कि ओरिजिनल कास्ट, कि एक घड़ी की कास्ट है 5 करोड़ तो उसकी कास्ट दिखाई गई 1 करोड़, उसका 20%, तो वो चीज़ें ली गई। अब ये चीज़ें अलग हैं कि ये क्या कुछ लोगों ने किया। अब 98 करोड़ का अगर हेलीकॉप्टर कोई हम में से कोई यूज़ करता जी, तो माशाल्लाह आप मीडिया ही हमारा हिसाब कर देती, हमारा एहसाब कर देती, हमें रोडों पे चलने के लायक नहीं आपने, इसका मतलब है इसी तरीके हिसाब से किताब तो करना है, सामान लेते, हिसाब किताब तो कर रहे हैं आपने। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हिसाब किताब कानून के हद में होगा। हाँ ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब हमें कह रहे हैं थैंक यू कि इस्लामी सियासत नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर पे 98 करोड़ पे खर्च हुए बनी गाला से वज़ीर आज़म ऑफिस आने जाने, और जो तोशाखाना के जो मामलात हैं इसका जायज़ा तो लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जल्द से जितने मर्जी बड़े बड़े करें, लेकिन कुछ ना कुछ हिसाब किताब उनके साथ ज़रूर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।